हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 24 एंड 25 ऑफ मार्च की 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड 24 ऑफ मार्च की भी मैंने आर्टिकल न्यूज़ आर्टिकल बनाया था वीडियो, बट वो 45 मिनट से जब ज़्यादा वीडियो जाती है तो 2 GB एक्सटेंड कर जाता है और फिर वो अपलोड ही नहीं होता है और फिर एडिटिंग भी नहीं हो पाती है उसकी। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि आज ही उसे एक बार देख लें कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज़ है नोवल कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है, तो सेकंड वेव की ये बात कर रहे हैं। और यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वेरिएंट आल्सो डिटेक्टेड। सो डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो हो सकता है वो मिल सकता है। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया इसको, विच रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट लिंक विद द ऑनगोइंग सर्च, कि इसका इससे डायरेक्ट लिंक है या नहीं है। देन 12 जो पार्टीज़ हैं वो एक साथ मिलके आ गई हैं और वो अपोज करेंगी जो सेंटर अभी बिल पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ब्लैक डे आम आदमी पार्टी घोषित करेगी। कौन सा बिल, किसके अगेंस्ट में? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, तो विच सीक्स टू मेक द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इक्विलेंट टू द दिल्ली गवर्नमेंट, कि दिल्ली गवर्नमेंट के इक्विलेंट कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और इन्हीं को जो ज़्यादा पावर है वो दी जाएंगी। ठीक है, तो ये है इस बिल से रिलेटेड। देन with 1 month to go for his retirement, Chief Justice of India S.A. Bobde has officially recommended the second most senior judge of the Supreme Court, Justice N.V. Ramanna, his successor। ठीक है, तो जस्टिस जो रमन्ना होंगे ये टेक ओवर कर लेंगे CJI बोबड़े से, और अप्रैल 23 में, एंड सर्व एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब तक ये रहेंगे? 26 अगस्त 2022 तक। ठीक है, कितने हुए? 48th। ठीक है, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एक फैक्ट थी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडस कमीशंस मीट कंक्लूड्स पाकिस्तान रिक्वेस्ट इन्फो ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लान्स। ठीक है, तो 2 डे की एनुअल मीटिंग थी ये इंडिया पाकिस्तान की, न्यू दिल्ली में ये कंक्लूड हो गई है इंडस वाटर ट्रीटी की। और यहाँ पे जो इंडियन साइड से थे कमिश्नर प्रदीप, इंडस वाटर कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना, और पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था उसको लीड कर रहे थे इंडस कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो फ्रिक्वेंटली जो इशू हैं, बायलैटरल डिस्कशन है, वो सारे इस ट्रीटी में आने चाहिए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इन अ स्टेटमेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग इट वाज एग्रीड टू होल्ड द नेक्स्ट मीटिंग। तो अभी PIC की नेक्स्ट मीटिंग होगी परमानेंट इंडस कमीशन की, और ये बोला गया है कि जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगा। डिज़ाइंस ऑफ 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? एक पकल डल 1000 मेगावाट एंड लोअर कलनाई 48 मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि टेक्निकल जो डेटा है तो वो सब चाहिए इंडिया की साइड से। एंड पाकिस्तान साइड रिक्वेस्टेड इंडिया फॉर शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द डिज़ाइन ऑफ अदर इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान ने बोला है कि जो भी आगे आने वाले टाइम में आप प्लान कर रहे हो डेवलप करने का कुछ भी, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट हमें दे सकते हो कि किस तरीके के क्या डिज़ाइन आप कर रहे हो। एंड हमने भी ये बोला कि ठीक है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे व्हेन रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। तो यहाँ पे ये कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी 2018 में लाहौर में हुई थी, एंड पकल और डल और लोअर कलनाई जो प्रोजेक्ट्स है उस टाइम पे भी यहाँ पे डिस्कस हुए थे। ठीक है, एंड दो साल के गैप के बाद ये दोनों ही मिले हैं, और ये पॉजिटिव मीटिंग बताई जा रही है, क्योंकि अभी एक रिसेंटली सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स। ठीक है, कि दोनों को ही क्या होगी, एक दूसरे के जो हमारे सेक्टर्स हैं अलग अलग और लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी एक। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स बिगिंस टुमारो दिल्ली ढाका में इम्पैक्ट्स इन हेल्थ कनेक्टिविटी ट्रेड। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हेल्थ कनेक्टिविटी और ट्रेड से रिलेटेड टॉक्स होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 डे की विजिट पे बांग्लादेश जा रहे हैं, और उनके साथ में उन्होंने ये बोला है कि एक वहाँ पे वो विज़िट करेंगे म्यूज़ियम ऑफ बंगबंधु। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान का वहाँ पे है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, तुंगीपुरा में। सो ही विल बी द फर्स्ट इंडियन डिग्नेटरी टू विजिट दैट प्लेस। ठीक है, एंड फर्स्ट विजिट होगी ये कोविड आउटब्रेक के बाद से। और हमारी नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी। और बाकी क्या है कि मोदी विजिट्स इज टेकिंग प्लेस एट अ
टाइम व्हेन बांग्लादेश इज कमोमरेटिंग मुजीब बोरशो। ठीक है, तो ये मुजीब बोरशो मतलब क्या है, ये बर्थ सेटेनरी है शेख मुजीबुर रहमान की, एंड 50 ईयर्स है ऑफ द कंट्रीज वॉर ऑफ लिबरेशन, एंड टू कंट्रीज आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग, जो हमारे 50 साल के जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, तो ये सब उनकी एनिवर्सरी है। ठीक है, तो 1971 में जो भी मतलब जो स्पिरिट थी, तो उसको भी मतलब दिखाएंगे। हेल्थ, रेलवे, एजुकेशन, बॉर्डर डेवलपमेंट, पावर कोऑपरेशन, स्टार्टअप्स, तो इन सारी चीज़ों पे भी बातचीत होगी। एंड मोदी विल कॉल ऑन प्रेसिडेंट, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद, एंड विल होल्ड रिस्ट्रिक्टेड एंड डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है टॉक। देन नेक्स्ट आर्टिकल है द दिल्ली एरिना, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया कैपिटल नीड्स शेयर विजन मैच्योरिटी एंड विल टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अल्टरेट। तो यहाँ पे शैलजा चंद्रा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। द राइटर इज अ फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही जो अमेंडमेंट एक्ट था, नेशनल कैपिटल एनसीटी एक्ट 1991 का, तो इसमें अभी जो 2021 में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल बोला गया है कि ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में टू गिव इफेक्ट टू अ जुलाई 2018 जजमेंट। जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, तो उनका जजमेंट है, तो एक तरीके से उसको इफेक्ट में लाने के लिए। एंड द बिल हैज़ इनफैक्ट प्लांटेड सेवरल कर्व्स। तो फंक्शनिंग, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी फंक्शनिंग पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन ये लगाएगा, इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे जो मतलब पूरा पावर्स हैं वो किस पे आ जाएंगी, एलजी पे। ठीक है, तो एलजी को यहाँ पे क्या बोला गया है कि एलजी क्या होगा, इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट, है ना, कि गवर्नमेंट मतलब एलजी, एलजी मतलब गवर्नमेंट। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और जो 536 पेज का ऑर्डर यहाँ पे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस बहुत क्लैरिफाइड किए थे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होने चाहिए दिल्ली के लिए और जो अदर यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में ये पास हुआ था थ्रू आर्टिकल 239 ए। तो इसमें भी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली विच अंटिल देन वाज जस्ट नोन एज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये किसको रिपोर्ट करेंगे, डायरेक्टली लेफ्टिनेंट जनरल को, गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। और उस टाइम पे भी कोई मिनिस्टर और जो ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। तो लेकिन उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ 1991 में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया, तो पार्लियामेंट enacted NCT दिल्ली ऑफ 1991 बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो उस टाइम पे फिर ये सारे क्लॉज जो थे ऐड किए गए, है ना, 239B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट को एक तरीके से डिस्क्रेशन है कि वो यहाँ पे एक लेजिस्लेचर बनाए या ना बनाए। तो फिर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, तो उसने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मतलब ये बोला था कि आप कुछ सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हो, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होंगे उनमें आप सारे कानून बना सकते हो, पास कर सकते हो, केवल 3 चीज़ों को छोड़ के, है ना। वो 3 चीज़ें वही थी कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। इस पे एलजी को मतलब सारी पावर थी, है ना। दीज 3 सब्जेक्ट्स रिमेन अंडर द सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो एलजी है वो पूरा डायरेक्ट किसके द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा। तो ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किए जाएंगे, तीनों चीज़ें एलजी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें थी और एलजी को भी यहाँ पे बोला गया था कि ये भी एड और एडवाइस, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एड और एडवाइस पे ही काम करेंगे। ठीक है, इनको कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर मतलब यहाँ पे नहीं दी गई है। एलजी को कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर की पावर, मेकिंग पावर नहीं दी गई है। जबकि मतलब कोई भी अगर जैसे कोई भी एक्ट है या फिर कोई भी लॉ है, मतलब उसको अगर फाइनली एक्ट बनाना है तो उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। तो एलजी को भी बाउंड है कि प्रेसिडेंट का उसमें अगर कुछ भी आया है उसको रिजेक्ट करना है या फिर कंफर्म करना है, तो तभी एलजी उस चीज़ को पास करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ बैलेंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विथ प्रोफाउंड सेगेसिटी एंड जुडिशियसनेस। और फिर कुछ यहाँ पे केसेस बताए गए हैं। उसके अलावा बस यही मेन यही मुद्दा है कि एलजी का जो ओपिनियन है, डिसीजन बिफोर एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन, है ना, कि मतलब आप ये तो कर रहे हो कि ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको आप 15 दिन या 7 हफ्ते के अंदर उनको क्या करना होगा, एलजी को सारी जो चीज़ें हैं वो सौंपनी होंगी। और उसके बदले में एलजी उन चीज़ों में कब अपना असेंट देगा, कब अपना निर्णय सुनाएगा, इसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है कि इसमें
कुछ बहुत ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, और ये कि कभी एलजी की साइड से कुछ आए ही ना उस पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें कि भारत को, जो भारत की राजधानी है, इंडियाज़ कैपिटल नीड्स अ शेयर विजन, मेच्योरिटी एंड विल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट था। देन फोर्सिंग द रिवर जो आर्टिकल है, देर आर क्वेश्चंस अबाउट केन बेतवा प्रोजेक्ट, सम रेज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कमेटी, एमपी एंड यूपी गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट रिपोर्ट। तो मंडे को एक बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप जो प्रोग्राम था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन था इंडिया के पहले फर्स्ट मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। 40 ईयर से, मतलब काफ़ी टाइम तक ये चल रहा था। ₹37,600 करोड़ स्कीम ये है, और ये क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी केन का जो वाटर है उसका, जो ट्रिब्यूटरी है यमुना बेतवा, इज सीन एज अ पिनाका टू द वाटर क्राइसिस। जो बुंदेलखंड रीजन है, तो यहाँ पे वाटर क्राइसिस ये दूर हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो इनिशिएटिव है जल शक्ति मिनिस्ट्री का, तो इनका ऐसा क्लेम है कि इनिशिएटिव ये क्या करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी 10.6 लाख हेक्टेयर तक ये प्रोवाइड करेगा, और 60 लाख से ज़्यादा लोगों को, दोनों ही स्टेट के, मध्य प्रदेश और यूपी के, उनको ये 60 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देगा। इसके अलावा 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर भी ये जनरेट करेगा। एंड अगर हम बात करें इसकी AIA रिपोर्ट की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है, इसमें ये बोला गया है कि ये इनिशिएटिव क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा, मतलब किसकी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएगा। कौन कौन से सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, फिशिंग सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है। तो ये इसके 5-6 पॉइंट हो गए कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर देगा, और इतना जो इरिगेशन फैसिलिटी है 10.6 लाख हेक्टेयर, तो वहाँ पर ये करेगा। 103 बिजली भी मतलब उत्पादन हो रही है ना यहाँ से। और साथ में क्या है, इन सारे तीनों सेक्टर को क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और फिशिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो काफ़ी अच्छे गुड रीजंस हैं ना ऑन पेपर इस प्रोजेक्ट के। सो 2 रिलेटेड क्वेश्चन ये हैं, डिमांड अर्जेंट आंसर। इज़ द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग द वाटर्स ऑफ वन रिवर टू अनदर बैक्ड बाय साइंस, की मतलब एक वाटर से मतलब जो उसका फ्लो बना है, उसका पूरा फ्लो ही चेंज करके कुछ किसी दूसरी रिवर में, मतलब उसका मतलब रूट चेंज कर देना, क्या ये साइंटिफिकली मतलब लॉजिकल है? एंड कैन द स्कीम स्टैंड स्क्रूटनी ऑफ एन इकोलॉजिकली साउंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई हैं कि लिंकिंग वन रिवर टू अनदर इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो कि इतना आसान नहीं है कि रिवर केन का मतलब बेतवा को जो बेतवा रिवर है वहाँ से केन को पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या कर रहे हो, जो रिवर जो फ्लो करती है, पूरा परफॉर्म करती है प्रॉपरली, तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल फंक्शन है वो भी टेम्पर उससे हो सकता है। इसके अलावा जो रिवर होती है, जब वो फ्लो करती है, तो अपने साथ साथ बहुत सारे वो मिनरल्स कैरी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे जहाँ से वो जाती है, फ्लो करती है रिवर, तो बहुत सारे इसके रूट में मतलब इकोसिस्टम होता है, जैसे चार्जिंग ग्राउंड वाटर होता है, तो इकोसिस्टम को भी चेंज कर सकती है। और promoting diversity, biodiversity and catering to the needs of people on downstream। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। दे कैन परफॉर्म दिस फंक्शन द बेस्ट व्हेन इट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून। तो जब मानसून के टाइम पे वो पूरी फ्लडेड होती है केन रिवर, तो तब ये बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करती है। एंड हाइड्रोलॉजिस्ट का ये कहना है कि दिस डज नॉट मीन दैट, मतलब अगर आपके मानसून में बिल्कुल फ्लडेड है तो बहुत अच्छे से सबको मतलब सिंचाई कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसका वाटर आप फिर शेयर कर दो, है ना। तो बाकी और जो ड्राई सीजन होते हैं, तो वो तो मतलब केन नहीं, ड्राई ही रहती है, इतना ज़्यादा ऐसा पानी स्पेयर करने वाला होता नहीं है। सो एट लेट एज 2016 द रिवर हैड रन ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अगर 2016 के टाइम की बात करें, तो मानसून सीजन में भी रिवर ड्राई ही थी। एंड द एनुअल एवरेज बेस्ड एस्टिमेट ऑफ केन वाटर बिहाइंड द सरप्लस वाटर। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो फर्स्ट फेज़ जो होगा प्रोजेक्ट का, यहाँ पे जो है डैम बिल्ड करने की बात की जा रही है, धौदुन इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट, टू चैनल वाटर फ्रॉम द केन टू द बेतवा। और ये सबमर्ज करेगा एक जो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा पार्ट है ना, उसको ये सबमर्ज करेगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट 4200 हेक्टेयर्स ऑफ द रिजर्व विल बी स्वेप्ट अवे बाय द प्रोजेक्ट। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन केन विद द फॉरेस्ट, है ना, तो उसको भी ये क्या करेगा, अपसेट करेगा वाटर बॉडी को। एंड वाइल्ड केन नरिशेस बायोडाइवर्सिटी, रूट्स लीव्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट होल्ड वाटर एंड रिचार्ज द रिवर एक्वाफायर्स। तो ये सारी चीज़ें भी इससे डैमेज हो सकती हैं।
तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी थी, तो उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी पे क्वेश्चन उठाए थे, और इन्होंने ये बोला था कि कुछ अल्टरनेटिव होने चाहिए टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट आर एग्जामिन बाय द एजेंसी विथ एक्सपर्टाइज इन एरिड जोन एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसको रिविजिट करना चाहिए, और मतलब एमपी और यूपी गवर्नमेंट को। शो योर लॉयल्टी, तो यहाँ पे ये है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये अपने सेंटेनरी सेलिब्रेशन करेंगे जुलाई 1 को, ये 100 एनिवर्सरी मनाएंगे, किसकी, सीपीसी की, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। तो पार्टी ने मतलब ये बोला है कि बहुत ग्रैंड ये सेलिब्रेशन यहाँ पे करेंगे। तो ये एक तरीके से इनको क्यों मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पीएलए जो इनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है उसकी लॉयल्टी के लिए कैंपेन करेंगे, तो क्या मतलब वहाँ पे ये लॉयल्टी डिफिसिट से पीएलए सफ़र कर रही है ना, तो ये सब चीज़। नेक्स्ट आर्टिकल, लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, लिबरलाइजिंग इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड एंड मेकिंग माइक्रो लैंडिंग एक्सेसिबल कैन हेल्प बूस्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे ये है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया है, साउथ एशिया है, तो बांग्लादेश से की जो सक्सेसफुल ये डेवलपमेंट ट्रैजेक्ट्री है उससे किस तरीके से हमको भी सीखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अभी दोनों ही देशों की मतलब मीटिंग होगी, और बर्थ सेटेनरी है जो उनके फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन है, फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो 50th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस और सेलिब्रेट्स 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये सब यहाँ पे सेलिब्रेट होगा। और अगर हम बात करें कंट्री की जिन्होंने मतलब एक केस स्टडी में ये है कि जो ग्लोबल जीडीपी चार्ट में मतलब काफ़ी टॉप में है ना, टॉप ऑफ द ग्लोबल जीडीपी चार्ट। सो बांग्लादेश जीडीपी ग्रोथ इन 2019 वाज 8.4% थी, ठीक है, ट्वाइस दैट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट ईयर, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू हैव मेंटेन अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो कोविड-19 पैंडमिक में भी इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ रेट जो थी अपनी मेंटेन करी थी। पर कैपिटा जो इनकी जीडीपी थी अंडर $2000, ऑलमोस्ट द सेम एज इंडिया। तो अगर 5 सालों में हम देखें बाय 2026 तक, तो 2026 तक बांग्लादेश का जो स्टेटस है एलडीसी कंट्री का, दैट इज़ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री टैग, ये बिल्कुल हट जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की मतलब जो लिस्ट है उसमें लीग में शामिल हो जाएगा। तो यही चीज़ बोली गई है कि बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि जैसे जो वियतनाम ने काफ़ी ज़्यादा अमेज कर दिया था पूरे वर्ल्ड को अपनी जो फास्ट पेस ग्रोथ थी, तो उसी तरीके से बांग्लादेश ने भी ये कर दिखाया है। एंड इतने सारे ऑड्स के बाद भी मतलब एक एक ट्रैजेक्ट्री पे, डेवलपमेंट ट्रैजेक्ट्री पे बने रहना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। सो वियतनाम इंस्टीट्यूटेड मार्केट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नोन एज दोई मोई, ठीक है, तो इनके जो मार्केटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसको दोई मोई बोला गया था 1986 में, विच इनेबल्ड इट टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन्होंने मतलब स्टार्ट वो किया अपने जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, गारमेंट इंडस्ट्री थी, वहाँ से ही ये एक प्रोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर बन गए थे वियतनाम। उसके बाद इन्होंने फिर मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी अपने मतलब इस्टेब्लिश किया अपने को। सो एज सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना, तो चाइना का भी इनको प्लस पॉइंट मतलब यहाँ से मिला काफ़ी ज़्यादा। वियतनाम जो है चाइना की साइड से भी बेनिफिशरी एक रहा है ना। सो ये जो इनका इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ काफ़ी राइज हुआ स्टीडीली, एंड स्पेशली फ्रॉम एशियन कंट्रीज़ लाइक जापान एंड थाईलैंड। तो वियतनाम ने फिर एक तरीके से क्या किया, बहुत ज़्यादा स्मार्टली उन्होंने अपनी जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने एशियान को ज्वाइन किया, फ्री ट्रेड रीजन को 1995 में, और उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूएस के साथ, इंडिया के साथ, जापान, चाइना, थ्रू एशियन, ठीक है। तो ये इनेबल्ड किया वियतनाम को टू स्किल अप इट्स पॉपुलेशन ऑफ फॉर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस्ड एट स्केल, देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन कॉस्ट एंड एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो बांग्लादेश ने भी सिमिलरली जो स्ट्रैटेजी थी वो फॉलो की, और इन्होंने जो था अपना डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब जो टेक्सटाइल है, गारमेंट इंडस्ट्री है, उनके साथ ही स्टार्ट किया। एंड कंट्री की जो 80% कंट्री का जो एक्सपोर्ट था ये गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, इन्होंने ये सारी चीज़ें की। और इसके अलावा जो ईयू है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो यहाँ से इनको जो प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट है तो वो भी मिलता है, इंडिया के साथ भी है, ठीक है। ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी इनके जो की प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हों, तो उनमें ये रहता है। तो बांग्लादेश ने काफ़ी ज़्यादा अपने जो एग्रीकल्चर की बात करें उस प्रोडक्शन में भी इन्हांस मतलब उन्होंने किया है, पावर जनरेशन में, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड फॉरेन रेमिटेंसेस, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है। लाइक वियतनाम इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजीम इज़ इन्वेस्टर फ्रेंडली
तो बांग्लादेश की जो भी है काफ़ी ज़्यादा लिबरल एफडीआई पॉलिसी है, ठीक है। ये करती है अलाउ 100% इक्वलिटी इन लोकल कंपनीज एंड नो लिमिट्स ऑन रिपार्टेशन ऑफ प्रॉफिट इन मोस्ट सेक्टर्स। तो इंडिया की जो कंपनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है मतलब बांग्लादेश में, एंड इंडिया प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर एंड आउटकम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कल्चर एफिनिटी हमारे बीच में है, ठीक है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में माइक्रो फाइनेंस है तो इसमें टॉप स्कोरर है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका मॉडल है मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है वर्ल्ड का। सबसे जो मेजरली सक्सेसफुल और पायनियरिंग माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ग्रामीण बैंक का जो कंसेप्ट है यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा BRAC, ठीक है। तो ये स्मॉल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आगे प्रमोट किया है रीजनली एंड इन द कंट्री। सो इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो वुमेन के लिए हैं डायरेक्टली, जो उनकी एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दी जाती हैं। तो ये भी काफ़ी इनकरेज करता है कि वो मतलब अपने घर से बाहर भी जाके काम कर सकें। और टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें हम बांग्लादेश के, तो यहाँ पे मेजरली वुमेन है जो काम कर रही हैं, 95% वुमेन इन एन इंडस्ट्री विच इज़ 80% ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस हैविंग अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर लाइक शेख हसीना एज देयर चैम्पियन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हेल्प उन्हें करता है। फिर यहाँ पे एक पुष्युति अपास करके है, एक ये न्यूट्रिशन सिस्टर इसको बोला जाता है। तो ये भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जो बांग्लादेश में जो हेल्थ क्लिनिक है, कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एंड मोर्टेलिटी, सैनिटेशन, हंगर, जेंडर इक्वलिटी, तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया की। तो यही है कि बांग्लादेश से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि वुमेन को कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्कफोर्स में इंक्लूड करना, और जो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करना, मेकिंग माइक्रो लैंडिंग एक्सेसिबल एंड आर सम ऑफ द लेसन्स। तो ये सारी चीज़ें हम बांग्लादेश से सीख सकते हैं, ठीक है। देन 26 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे, 50, तो वही सब चीज़ें हैं कि कनेक्टिविटी और जो ही कैन डू मोर अहेड। मतलब जो एहसान मंसूर है, चेयरमैन ऑफ BRAC बैंक, सेड एट अ सेमिनार लास्ट वीक, जो गेटवे हाउस ने किया था, कि बोथ कंट्रीज हैव सफर्ड सिंस 1947 विदाउट कनेक्टिविटी, है ना। तो ये एक ह्यूज कॉस्ट हमको दोनों ही कंट्री को देना पड़ा। तो इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंटीग्रेट आवर पावर सिस्टम्स, थिंक अबाउट फ्री ट्रेड, लिबरलाइज द वीज़ा रिजीम। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात हो सकती है। तो इंडिया को एक अकेले ही मतलब जो साउथ एशिया का डेवलपमेंट का करने का कंसेप्ट है वो अकेले ना चल के एक बांग्लादेश भी उनके सपोर्ट में, इंडिया के सपोर्ट में आ सकता है। एक तरीके से हम उसको पार्टनर ले सकते हैं और इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं अपना गोल को अचीव करने में, ठीक है। बाकी ये जो एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल हैं ये कोविड वायरस के रिस्ट्रेन जो म्यूटेंट वायरस है उसी से रिलेटेड है। देन यूनाइटेड नेशन बिगिंस मॉनिटरिंग श्रीलंका आफ्टर एडवर्स रेजोल्यूशन एट राइट्स बॉडी। तो अभी एक रेजोल्यूशन था जिसका नाम था टाइटल्ड एज प्रमोशन ऑफ रिकन्सिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका। ये अडॉप्ट किया गया बाय द 47 मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल आफ्टर 22 जो वोटर्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने फेवर में वोट किया ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द ऑनगोइंग 46 UNHRC सेशन इन जेनेवा ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो 46 UNHRC सेशन था, एंड इंडिया और जापान ऐसी कंट्री थी 14 कंट्री में शामिल विच एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, रशिया वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, एंड द रेजोल्यूशन विल टेक इमीडिएट इफेक्ट विद द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, बिगिनिंग द प्रोसेस टू क्लोजली मॉनिटर द श्रीलंका। तो रेजोल्यूशन ये क्या करेगा, इमीडिएट इम्पैक्ट श्रीलंका पे नहीं पड़े इसके, लेकिन 40 जो को स्पॉन्सर रिसोर्सेज हैं उनका ऐसा कहना है कि लॉन्ग टर्म में देयर कुड बी एन इम्पैक्ट ऑन ट्रेड विद सम कंट्रीज एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कुछ हो सकते हैं श्रीलंका पे इम्पोज हो सकते हैं, कि जैसे कुछ जो ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पे उनको विजिट नहीं करने दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके के रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हो सकते हैं। इसके अलावा मतलब उनका कहना था कि जब जो तमिल थे श्रीलंका में, जब लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो खात्मा कर रहे थे, तो उसी टाइम पे जो एक एट्रोसिटी हुई वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ थे उनसे, तो उसमें ही काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने ब्रूटैलिटी की है वहाँ के यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को एड्रेस यहाँ पे किया है, ठीक है। इसके अलावा EU शार्पन वैक्सीन एक्सपोर्ट्स रूल एज थर्ड वेव के case rises, and European Commission, which oversees trade policy for 27 EU members, set out a proposal expanding existing measure that seek to ensure planned exports। और कल की बाकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। कल वाली जो न्यूज़ थी वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं।
एक तो ये कि FECFO अवार्ड्स हुए थे, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। CFO क्या होता है, मतलब CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो वो इस साल का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, मतलब विनर लिस्ट है 2020 की, तो वो R शंकर रमन को मिला है। ये L&T के CFO हैं। एंड CFO ऑफ द ईयर सौरभ अग्रवाल, ठीक है। ये ग्रुप CFO टाटा सन्स लिमिटेड के हैं। बाकी आप ये सारे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे मिला है, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए किसे मिला है, सर्विस कैटेगरी में स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस, लार्ज इंटरप्राइजेस। तो ये सारी कैटेगरीज में है, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज और सर्विस कैटेगरीज। और CFO ऑफ द ईयर सौरभ अग्रवाल, ग्रुप CFO टाटा सन्स ऑफ लिमिटेड। इंडिया की जो UPI है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है ट्रांजेक्शन देन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ये बोला है कि वो एक्सेप्टेबल हो सकती है, मतलब इंडिया में as a store of value, but they are not idle for transactions as the country has much better alternatives, ठीक है। तो ये इन्फोसिस के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नंदन नीलकनी, उनका कहना है, यही FECFO अवार्ड 2020 में इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो ये है UPI क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो किसके द्वारा शुरू किया गया, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। चाइना मिलिट्री टू गेट लॉयल्टी लेसन्स अहेड ऑफ CPSC 100th बर्थडे। तो एवरी सोल्जर विल बी एजुकेटेड, मतलब जो PLA है पार्टी के बारे में, उनके जो कोर है, अपहोल्ड द कोर फॉलो द कोर, तो उसके बारे में इनको बताएंगे, ठीक है। और ये जुलाई 1 को होगी, व्हेन द पार्टी ऑफिशियली टर्न 100। देन म्यांमार जुंटा डिफेंस क्रैकडाउन एक्सेस सू की करप्शन। तो आंग सान सू की पे मतलब यही अभी जो बोला था कि और करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए हैं, कि उनको मतलब कैश एंड गोल्ड भी दिया गया था, हैंड ओवर किया था उनको पर्सनली। और अभी लेकिन इसके बाकी ये कि इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम UNHRC वोट ऑन लंकाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। तो UNHRC के बारे में एक बार अभी देख लेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देन इसराइल वोट्स फॉर 4th टाइम इन 2 years, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहाँ पे हुए, और 4th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ये थे, 2 साल में चौथी बार ये इलेक्शन थे। तो नेतान्याहू जो वहाँ के हैं, तो उन्होंने बोला है कि पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज अ ग्लोबल स्टेट्समैन यूनिकली क्वालिफाइड टू लीड द कंट्री थ्रू इट्स मैनी सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, ठीक है। तो इसराइल को इन्होंने सक्सेसफुल बताया कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन में, और द सेंटर पीस ऑफ इज इलेक्शन बिड तो यही था, है ना, कि इन्होंने काफ़ी डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट्स भी किए हैं विद 4 अरब पार्टनर्स कंट्रीज। तो चाइना रशिया ऑफिशियल मीट्स इन शो ऑफ यूनिटी अगेंस्ट EU एंड US। तो यहाँ पे चाइना ने ये बोला है कि जो मतलब EU की साइड से जो सैंक्शन लगाए गए हैं ब्रिटेन, कनाडा, यूनाइटेड नेशंस ने चाइनीज़ ऑफिशियल्स पर, तो ये एक मतलब क्यों लगाए हैं, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूजेस है। चाइना का जो फार वेस्टर्न जो जिनजियांग रीजन है, तो वहाँ पे उइगुर मुस्लिम का एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन चाइना की साइड से हो रहा है, तो इस वजह से लगाए हैं। तो चाइनीज़ के जो कुछ मतलब जो यहाँ इन सारी कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो उनको मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा काम वगैरह करने के लिए। तो चाइना ने इस चीज़ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम थी कि ऐसे सैंक्शन नहीं। बाकी जो लिंकिंग रिवर्स है बुंदेलखंड में, ये एक्सप्लेन सेक्शन में इम्पॉर्टेंट था कल का, कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर्स डे था, और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ MP एंड UP टू इम्प्लीमेंट केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, KBLP। सो ये है पूरा, यहाँ पे मैप भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये कवर करते हुए मतलब क्या करेगा। तो ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान सेटअप करेगा, इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर्स रिवर्स, एंड इट इन्वेस्ट्स ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द कैन रिवर टू बेतवा रिवर। बोथ ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, यमुना की दोनों ही ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसमें फ़ेज़ 2 की बात की गई है, कि फ़ेज़ 1 में जैसे दौधन डैम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसकी जो सब्सिडरी यूनिट है सच एज लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केत बेतवा लिंक कैनल पावर हाउसेज। फ़ेज़ 2 विल इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स, लोअर ओर डैम, ठीक है, यहाँ पे ये है लोअर ओर डैम, एंड इसके अलावा जो बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, और कोटा बैरेज है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो ये बोला गया है कि ये किस तरीके से मतलब कैसे कंसेप्शलाइज किया गया, और ये रीजन जो है क्या, मतलब हमने और ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि कितना मतलब जो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी, है ना, ये सब MP के हैं, और बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर ये सारे UP के हैं। तो इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP एंड MP। एंड तो प्रोजेक्ट जो होगा वाटर स्टाफ जो रीजन है, तो वहाँ पे काफ़ी ये हेल्पफुल होगा इन सारे रीजन में।
तो पन्ना टाइगर रिजर्व को कैसे अफेक्ट करेगा, 253 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी जो है यहाँ पे, तो वहाँ पे ये जो दौधन डैम है ये बनेगा केन रिवर पे, विल बी 77 मीटर्स हाई एंड ग्रॉस कैपेसिटी ऑफ इतने मिलियन क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे ये कि जो सबमर्ज हो जाएगा रीजन 900 हेक्टेयर एरिया, आउट ऑफ विच 5803 हेक्टेयर कम्स अंडर पन्ना टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो 7.6% ऑफ द टोटल पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया है तो ये सबमर्ज हो जाएगा। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये सारी हैं, नूरा देही, रानी दुर्गावती ऑफ एमपी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी आर प्लान टू बी इंटीग्रेटेड विद पीटीआर फॉर प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अंडर टाइगर रिजर्व। तो ये है। एंड ये बोला है कि ये मतलब रिवर लिंकिंग जो इंडिया में है वो कितने टाइम से मतलब हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, है ना, जैसे पेरियार प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो पेरियार रिवर बेसिन का जो वाटर था वो वेगाई बेसिन में गया था एंड 1895 में ये कमीशन किया गया था। इसके अलावा परम्बिकुलम अलियार है, कुर्नूल कुडप्पा है कैनल, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट एंड रवि ब्यास सतलज 2 वर अंडरटेकन। तो 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप किया वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र को लेके। तो एनपीपी जो है, एनपीपी ये इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हिमालयन रिवर डेवलपमेंट प्लान, दूसरा हिमालयन के अलावा पेनिनसुलर जो रिवर डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है। तो एनपीपी में क्या होता है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट जो एजेंसी होती है, इन्होंने 30 ऐसे रिवर लिंक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें जो 16 है वो किसके अंतर्गत आते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें केन बेतवा भी है। एंड 16 इसमें हो गए, 14 जो हो गए हिमालयन रिवर डेवलपमेंट के अंतर्गत। सो लेटर द रिवर लिंकिंग आइडिया वाज रिवाइव ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी रिजिम। तो यही सब चीज़ें हैं कि मतलब व्हाट क्लियरेंस आर रिक्वायर्ड फॉर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो सारी मिनिस्ट्री, सारे कमीशन इसमें होते हैं, कुछ टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस चाहिए होते हैं जो सेंट्रल वाटर कमीशन जारी करता है। फिर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस होते हैं उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर सेटलमेंट करना है या रिहेबिलिटेशन करना है, प्लान करना है ट्राइबल पॉपुलेशन का, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन वाइल्ड लाइफ अगर क्लियरेंस की बात है तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीज़ के लिए सेटअप होती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, इसका स्टेटस भी है। डीपीआर कंप्लीटेड, डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है, तो केन बेतवा इज़ कंप्लीटेड, दमन गंगा पिंजाल कंप्लीटेड, पार तापी नर्मदा कावेरी वागई गुंदार, ठीक है। सो बीइंग फाइनलाइज्ड, तो ये सब गोदावरी वगैरह के बारे में मतलब यहाँ पे बातें की गई है। फिर दूसरा जो था सैंक्शन ऑन चाइना ओवर उइगुर कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो जिनजियांग जो फार वेस्टर्न रीजन में इनका है, लार्ज नंबर ऑफ उइगुर्स या मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं जो टर्किश डिसेंट के हैं। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेट्स यहाँ पे हान चाइनीज़ हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी जिनजियांग में सेटल्ड हैं। तो यहाँ पे इनके वायलेंट क्लैशेस होते हैं उइगुर मुस्लिम के साथ। तो चाइना इज़ नाउ एक्यूज्ड ऑफ पुटिंग ओवर 1 मिलियन पीपल इन इंटरमिटेंट कैंप, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे रखा है उनको डी मुस्लिमाइज करने के लिए, ये आरोप चाइना पे लगाए जाते हैं और उनको मतलब और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा वो एक पूरी इंटीग्रेटेड बेटर कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं और इनको फोर्स किया जाता है कि वे अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दें, प्रॉपर्टीज़ छोड़ दें, फैमिलीज छोड़ दें और ये इन कैंप में ही रहे सर्वाइवर्स बन के। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज़ हैव अलेज्ड फिजिकल और इन पे साइकोलॉजिकल और सेक्शुअल टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा चाइना की साइड से होता है। पीपल कैन बी सेंड टू द कैंप्स फॉर शोइंग एनी साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, है ना, अगर वो कुछ भी, अगर जैसे रमज़ान के दौरान उन्होंने फास्ट रख लिया या फिर थोड़ा डिफरेंटली ड्रेसअप कर लिया मेजॉरिटी, तो उनको कहाँ भेजते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ही ब्रूटैलिटी, मतलब ब्रूटल उनके साथ बिहेवियर रखा जाता है चाइना की साइड से। तो इस वजह से जो एक कोऑर्डिनेटेड मूव लिया गया है ईयू के द्वारा, ईयू प्लस यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने सैंक्शन इम्पोज किए हैं चाइनीज़ ऑफिशियल और इनकी एंटिटीज़ पे ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ अगेंस्ट उइगुर एंड अदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन जिनजियांग प्रोविंस। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि एक वेलकमिंग स्टेप है ये, वेस्टर्न एक्शन है ये, एडिंग दे वर कंसर्न अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ एब्यूज़ ऑफ जिनजियांग। तो चाइना के अगेंस्ट में मतलब ये है ना। लेकिन चाइना ने मतलब यही बोला है कि एक तरीके से यहाँ पे डिनाइड की है कि हम कोई भी एट्रोसिटी नहीं कर रहे हैं उइगुर मुस्लिम पे, and maintaining it is only de-radicalizing elements of its population in the interest of security। तो इनका यही कहना है। then
ये दो आर्टिकल थे, ये इंपॉर्टेंट थे। ये एमटीपी बिल से रिलेटेड था, ठीक है। एमटीपी बिल जो अभी रिसेंटली लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था 17 मार्च 2020 को, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021। अब जिसमें मतलब जो 71 का जो एक्ट था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो इसमें मतलब क्या था, एक तो ये चीज़ रिप्लेस की गई है कि एनी मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड। तो पहले ये था कि मैरिड वुमेन को, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि एनी वुमेन और हर पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे है मेन, मतलब जो मेन प्रेगनेंसी का था वो 20 वीक से 24 वीक उसको एक्सटेंड किया गया है कि अबॉर्शन मतलब कर सकते हैं इतने टाइम में, मेन ये। देन ये आपने देख लिए होंगे होपफुली। देन गवर्नमेंट पीएसयू फुली इन्वॉल्व इन छाबर प्रोजेक्ट वर्क हॉल्टेड बाय यूएस सैंक्शन। तो यहाँ पे मतलब यूएस एक तरीके से एश्योर कर रहा है इंडिया को कि उनके जो सैंक्शन है ईरान पे लगे हुए, वो चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो रेलवे लाइन है टू बी बिल्ड बाय इंडिया इज स्टिल स्टक इवन एज इरकॉन अ पीएसयू ऑन ट्यूसडे सेड इट इज़ फुली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इरकॉन जो है ये मेनली जो गवर्नमेंट का पीएसयू है, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। और तो ये है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, बोरफुकान एंड बीजेपी 13th century अहम जनरल एज अ हिंदू स्वदेशी वॉरियर, ठीक है। तो 1671 का एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सराय घाट, हैज़ बिन फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड। यहाँ पे लचित बोरफुकन होता है, तो इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने मुगल को डिफीट किया था 1671 के बैटल ऑफ सराय घाट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये असेंबली का काफ़ी ज़्यादा एक जो असम इलेक्शन मतलब यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे इनको बोला गया कि बो बोका घाट मोदी कॉल्ड बोर पुकान वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट सन्स हु सेव्ड असम फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस विद हिज स्वदेशी स्ट्रैटेजीज, है ना। तो अपनी स्वदेशी स्ट्रैटेजी से मतलब उन्होंने असम को बचाया इन्वेजन से मुगल के। तो एक लचित दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो ये लचित बोरफुकन है, ही वॉज अ कमांडर इन द अहोम किंगडम, और 67 का ये बैटल हुआ था सराय घाट। और बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन गुवाहाटी। एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है तब से 1999 से हैज़ बीन कंफरिंग द बेस्ट पासिंग आउट कैडेट विद द लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल, ओके। तो ये था यहाँ पे असम की, जो असम में मतलब मुगल्स ने अटैक किया था असम फोर्सेस पे। जब असम के जो सोल्जर्स थे वो अपने जो फाइट थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे लचित जो ये थे, तो इन्होंने सोल्जर्स को मतलब और ज़्यादा इनक्रेज किया कि वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक फाइट करें, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डिफीट ऑफ द मुगल्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। देन ग्रेटन वन हॉर्न राइनो न्यूज़ में था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये हो जाएगी। तो ये असेंबली इलेक्शंस में न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है पोचिंग में। लेकिन जो असम की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पोचिंग हैज़ रिड्यूस्ड बाय 86% लास्ट 3 years, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की, तो इट इज़ वन अमंग द 5 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइनो। जो दूसरी 4 हैं वो कौन सी, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। इंडिया में जो पाया जाता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, तो इनका एक मतलब सिंगल हॉर्न होता है ना। और जो सुमात्रन राइनो है, तो ये अभी एक्सटिंक्ट हो गया है मलेशिया में। और जावन राइनो भी IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड बाकी जो वाइट राइनो है, तो यहाँ पे रिसर्चर्स हैव क्रिएटेड एन एम्ब्रियो, है ना, नॉर्दर्न वाइट राइनो के जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो उससे एम्ब्रियो क्रिएट किया है। और 2 अफ्रीकन स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा जो स्मॉलर होता है वो ब्लैक राइनो होता है। सो 3 स्पीसीज ऑफ राइनो इन एशिया, ग्रेटर वन हॉर्न, जावन एंड सुमात्रन। और लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पीसीज इंडियन राइनो है, और सिंगल ब्लैक हॉर्न इसका होता है, ग्रे ब्राउन हाइड विद स्किन फोल्ड। एंड बात करें तो ये कहाँ पे हैबिटाट होती है, इंडो नेपाल तेराई एंड नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल रीजन में। और असम में यहाँ पे हैं, ठीक है। असम में 2640 राइनोज इन 4 प्रोटेक्टेड एरियाज। तो पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे असम के नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पे हैं। और मेनली असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में भी 2400 हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। और
थ्रेट इनको यही है, पोचिंग ऑफ द हॉर्न्स, हैबिटाट लॉस, पॉपुलेशन डेंसिटी, डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। देन RML दैट इज़ राम मनोहर लोहिया, तो इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 23 मार्च को, और अकबरपुर उत्तर प्रदेश में 1910 में इनका जन्म हुआ था। प्रोमिनेंट फिगर हैं ये सोशलिस्ट पॉलिटिक्स इन द मूवमेंट टुवर्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस। और लोहिया के जो आइडिया थे सोशलिज्म को लेके, वो इन्होंने 5 काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज़ को बताया था कि इनको मतलब इनसे हमें लड़ना चाहिए, बाहर आना चाहिए, कि मेन और वुमेन के बीच में जो असमानताएं होती हैं, या फिर जो हम स्किन कलर पे बेस्ड जो इनइक्वलिटी होती है, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी, कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स, एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी। और एजुकेशन, बाकी जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है इसमें काफ़ी इनकी भूमिका थी, ठीक है। देन ये तो हमने देख लिया सेक्शन इम्पोज्ड फॉर चाइना। देन जापी जोराई, ये क्या होता है? जापी इट इज़ अ कॉनिकल हैट मेड ऑफ बैम्बू, तो बैम्बू की एक हैट होती है, और ये एक पाम ट्री जो होता है उससे, मतलब रेन फॉरेस्ट ऑफ अपर असम, तो वहाँ से इसके पत्ते लिए जाते हैं, लीव्स, उससे बनाई जाती है। तो जो भी मतलब मेन जो ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं, तो गेस्ट को फैसिलिटेट करते हैं असम में। एंड विच फार्मर्स वेयर टू प्रोटेक्ट, मतलब फार्मर्स भी इनको वेयर करते हैं जब वो अगर हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं, सन एंड रेन वाइल वर्किंग इन द फील्ड्स, तो वो भी इसको पहनते हैं, ठीक है। तो जोराई क्या होता है? ये एक बेल मेटल होती है जोराई, इसेंशियली अ ट्रे विद अ स्टैंड एट द बॉटम विद और विदाउट अ कवर, कैन बी फाउंड इन एवरी असम हाउस होल्ड। तो ये भी एक ट्रे होती है ड्यूरिंग प्रेयर्स, ठीक है। तमिल पान इसमें बोला जाता है, बीटल नट to guest. Azura is also presented along the zapi and gamosa while facilitating someone. So gamosa क्या होता है? मतलब ये तो हमने देख लिया कि जापी, और gamosa मतलब होता है इट इज़ अ वाइड रेंजिंग यूजेस, इट कैन बी यूज्ड एट होम एज अ टावल, ठीक है। और इन पब्लिक फंक्शन फुलम फ्लोरर गमसा दी फैसिलिटेट डिग्नेटरीज और सेलिब्रिटीज़, तो शायद ये गमोसा भी ये पहनाया जा रहा है, ठीक है। देन UN ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हमने देखना था, तो इंडिया ने बिल्कुल अपने को अलग रखा, जो जिनेवा में ये सबमिट हुई थी कन्वेंशन प्रमोटिंग रिकन्सिलेशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका, ये टाइटल था। 22 स्टेट ने अडॉप्ट किया। तो अगर हम UNHRC के बारे में बात करें, तो ये UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये हेल्प करता है एक तरीके से, जो क्रेडिबिलिटी डिफिसिट था प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, है ना, इसको। देन हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 47 मेंबर्स हैं इनके, जो इलेक्शंस हेल्ड अप टू फिल अप सीट्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन एलोकेशन टू रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू इंश्योर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा फंक्शंस इसके यही कि नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होते हैं ऑन ह्यूमन राइट इशूज़, एंड 193 UN मेंबर स्टेट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी होता है इनका। तो यही सब है इसके, ठीक है, UNHRC से रिलेटेड। देन इंडस वाटर पैनल होल्ड्स मीटिंग, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।